नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु सर। मैं आज आपको क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। कल हमने क्लास 12th की फिजिक्स में पहले जाना था सिलेबस क्या है, कितना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीजों को हमने देखा था। आज क्लास 12th की फिजिक्स का लेक्चर 2 है, विद्युत आवेश और क्षेत्र का। कल हमने आवेश के बारे में बहुत सारी चीजें जानी थी। आवेश होता क्या है, कैसे होता है, उत्पन्न कहाँ से हुआ, सारी चीजें हमने देख ली थी। इसका इतिहास क्या था, थेल्स ने अंबर पे कैसे उसको आवेश को सर्वप्रथम देखा, और फिर उसके बाद हमने देखा डॉक्टर गिगबर्ट ने फिर इसको 16वीं सदी में कैसे एक्सप्लेन किया। इन सब चीजों को देखने के बाद आइए थोड़ा और इसके बारे में आगे देखते हैं। कल की क्लास में हमने ऐसा पढ़ा था, केवल जानकारी जानकारी थी, आप लिखने वाला उसमें बहुत कम था। आज हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है। कल लिखने में थोड़ा कम था क्योंकि फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास थोड़ा समझाने में ठीक रहता है, समझाई ज्यादा गई थी, लिखाई कम गई थी। आज की क्लास में लिखोगे भी और समझोगे भी, ठीक है। तो पढ़ेंगे। पहले आज का चैप्टर कौन सा है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। लेक्चर 2 है हमारा, चैप्टर 1 है। आप मुझे देख पा रहे हैं वीकेवाई क्लासेस में। वीकेवाई क्लासेस आपको बहुत ही अच्छी स्तर की शिक्षा प्रदान करेगी। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला, ठीक है। देखिए, आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहला पहला टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश होता क्या है, कल भी बताया गया था, इसके प्रकार भी बताए गए थे, लेकिन आज बराबर लिखाया जाएगा, एक लिख के बताया गया है, उस प्रकार से हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत तथा घर्षण के द्वारा आवेश का स्पष्टीकरण, ठीक है। तीसरा टॉपिक है विद्युत आवेश का संरक्षण, ठीक है। चौथा है क्या, मूल आवेश का क्वांटम प्राकृति, ठीक है। मूल आवेश का क्वांटम प्राकृति क्या होती है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। देखिए, पहला है आपका विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में कल बताया था, जब दो चीजों को घर्षण होता है, कई कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कांच का और रेशम का, अवनुष की क्षण का और बिल्ली की खाल का। जब दोनों को आपस में रगड़ा जाता था तो दोनों के अंदर एक ऐसा गुण आ जाता था, एक ऐसी प्रवृत्ति आ जाती थी जिससे ये छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती थी। तो सेम वही चीज लिखा है, वही डिफिनेशन लिखा है, विद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर विद्युत बल लगाती है। विद्युत बल लगाने का मतलब खींचेगी या धक्का देगी। जैसे कल आपको बताया गया था कि यदि धन आवेश आ जाए तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब धक्का देंगे। अगर ऋणावेश आ जाए तो भी वो एक दूसरे को धक्का देंगे। यदि एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो उसी चीज को आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, वैद्युत आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल क्यू से। किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या होता है, चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज है, चार्ज को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। किससे, स्मॉल क्यू से। कल हमने जाना था इसका इतिहास, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और है। देखिए, आपको बताया जाएगा आवेश के प्रकार। अगला हमारा हेडिंग है आवेश के प्रकार। जैसे मैंने कल बताया था, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो प्रकार से विभाजित किया। आपको पता है सर्वप्रथम इसको देखा था थेल्स ने, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 2500 साल पहले। किसने देखा था, ग्रीक के एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम थेल्स था। इन्होंने किसमें देखा था, अंबर में। किसमें देखा था, अंबर में। फिर लगभग 16वीं शताब्दी में डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, इसको देखा और ये देखा कि किसी अंबर के जैसे ही कई अन्य चीजों में, कई अन्य वस्तुओं में भी ये गुण दिख रहा है। जैसे कि कांच है, लाख है और आबनूस की क्षण है, ये सभी चीजों में भी यह गुण पाया गया था, ठीक है।
तो फिर उसके बाद 1650 ईस्वी में, किस ईस्वी में, 1650 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो प्रकार से विभाजित किया। उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग कल आपको बताया गया था, प्रयोग किस प्रकार किया गया, एक कांच लिया गया, रेशम लिया गया, एक पेयर बनाया गया, आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल, इनका एक पेयर बनाया गया। इन दोनों पेयर का कंपैरिजन करके देखा गया कि दो प्रकार के एक जो है वो रिपेल कर रहे हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे पेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे क्या नाम है 1750 ईस्वी में बिना किसी आधार के ही ऐसे ही एक को नाम दे दिया धनावेश, दूसरे को नाम दे दिया ऋण आवेश, ठीक है। धनावेश किसको नाम दिया, धनावेश, देखो धन आवेश या तो धनावेश, जो कांच पे उत्पन्न हुआ था, कहां उत्पन्न हुआ था, कांच पे, जो आवेश कांच पे उत्पन्न हुआ था उसको नाम दिया गया धनावेश, और दूसरी तरफ ऋणावेश, उस आवेश को नाम दिया गया, जो आवेश किस पे उत्पन्न हुआ था, रेशम पे, किस पे, रेशम पे, जो रेशम पे उत्पन्न हुआ था उसको ऋणावेश कहा गया, जो कांच पे उत्पन्न हुआ था उसे धनावेश कहा गया। इसका कोई आधार नहीं था कि किसको क्या कहा गया, क्यों कहा गया है, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसे ही नाम दे दिया, जैसे हम लोग नाम दे देते हैं चिंटू, पिंटू, मिंटू, कुछ भी मम्मी पापा या घर के जो होते हैं बड़े सदस्य, हमारा नाम कुछ भी रख देते हैं, चिंटू इधर आ, कल्लू इधर आ, ऐसे ही नाम दे दिया जाता है। इसी प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी नाम दे दिया, जो कांच पे था उसको धनावेश, जो रेशम पे था उसको ऋणावेश, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं विद्युत आवेश, दो प्रकार के, एक धनावेश है, ऋणावेश होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के आवेश होते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में भी कल बताया गया था। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप यूट्यूब पे हमारे जाकर और पेज पे उसमें से टेलीग्राम का लिंक दे सकते हैं, या तो ये पीडीएफ डलवा दी जाएगी आपके यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब से आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहीं पास, या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, उस चैनल पे ये पीडीएफ पूरी अवेलेबल होगी। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में क्या कहा गया, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान आवेशन का कारण है। क्या है, इस सिद्धांत में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है, मतलब दो वस्तुएं हैं, समझ के चलो, एक ये कोई वस्तु है, एक अन्य और वस्तु है, ठीक है। मान लो एक और वस्तु कोई ले लेता हूं मैं, जैसे ये दो वस्तु हैं, क्या है, दो वस्तु हैं, तो इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, इसका इलेक्ट्रॉन या तो इसमें गया या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया, किसके कारण, घर्षण के कारण हो सकता है या किसी अन्य प्रवृत्ति से भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही कारण है, किसका कारण है, विद्युत आवेशन का, किसका कारण है, विद्युत आवेशन का। देखिए जैसे कल ही बताया था आपको, जैसे मैंने दो बॉक्स बनाया था, ये मान के चलो कोई दो वस्तु है, क्या है, कोई दो वस्तु है। अब इन दोनों वस्तु में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन भर दिया और कुछ प्रोटॉन भर दिया, क्या भर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ प्रोटॉन। देखो जो प्लस वाले हैं ये प्रोटॉन है, जो माइनस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कल ही बताया था एक नाभिक होता है, जो क्या होता है, ये नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर P प्लस होता है और N जीरो, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, क्या, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस पूरे परमाणु में, इस पूरे एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको बताया गया था पूरा परमाणु उदासीन होता है, आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, परमाणु एक उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन से तो कोई हमें मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि न्यूट्रॉन पहले से ही उदासीन होता है,
ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है उससे मतलब नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बराबर होती है तो परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, अगर परमाणु में कमी है या अधिकता है, जैसे कभी देखोगे Cl-, Cl- का मतलब ये होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। देखो क्लोरीन है, क्लोरीन 17, ठीक है, इसमें माइनस का चार्ज लगा है, एक माइनस का चार्ज। एक माइनस का चार्ज का मतलब ये है कि क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक अधिक हो गई है। क्या हो गई है? एक अधिक हो गई है। अच्छा, किसी भी परमाणु में जब भी प्लस या माइनस दिखता है हमें, उसका कारण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से उसे मतलब नहीं होता। उसका कारण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही दूसरी कक्षा में जाता है या इलेक्ट्रॉन ही दूसरे परमाणु में प्रवेश करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मतलब नहीं है। अच्छा, जैसे मैं कहूं यहां से इस ये है ए, ठीक है, ये क्या है? बी है, ये तो कोई दो परमाणु है, समझ के चलो ये कोई दो परमाणु हैं। अब इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर मैंने यहां कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां कर दिया। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन अभी तक चार थे, एक दो तीन चार थे, अब इलेक्ट्रॉन बचे तीन, एक दो तीन, ठीक है, अभी तक बराबर थे, चार और चार, जब करोगे तो शून्य हो जाएगा, उदासीन था, अभी तक बराबर था। अब क्या है? न्यूट्रॉन तो मतलब प्रोटॉन तो चार है लेकिन इलेक्ट्रॉन थ्री है। क्या है? इलेक्ट्रॉन थ्री है, तो ये एक बच रहा है। क्या बच रहा है? एक प्रोटॉन बच रहा है, मतलब एक प्रोटॉन इसमें बढ़ गया है। उसी प्रकार देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे पहले चार थे और प्रोटॉन चार थे, ये भी उदासीन था। अब क्या हुआ? एक दो तीन चार, चार तो वो हुए क्या? प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो एक बढ़ गई है, पांच हो गई, एक दो तीन चार पांच, तो इसमें भी एक क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इस पे एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान हो रहा है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? आवेशन का कारण होता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में यही बताया गया है। अब इस पे जो चार्ज आया वो क्या हुआ? प्लस, प्लस दिख रहा है तो धनावेश आया, अगर इस पे माइनस दिख रहा है तो ये ऋणावेश हुआ। कल आपको एग्जांपल देकर बताया था, जैसे ये इससे क्या लिया? उधार लिया, ये इससे उधार लिया तो ये ऋणी हो गया, ऋणी हो गया, उधार लिया तो ऋणी हो गया, ठीक है, इसके ऊपर कर्ज आ गया, और ये धनवान था तब तो दिया ऋण, ठीक है, तो ये धनी, धनावेश, ये ऋणी, ऋणावेश, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन, ये इसमें पूरी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे लिखा है जब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। अभी जस्ट बताया हूं, ये इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है इसमें, तो क्या हो गया? धनावेशित। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो क्या हो गया? धनावेशित, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो हमेशा क्या हो जाएगा? परमाणु धनावेशित। दूसरा देखो लिखा है जब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो क्या होता है? परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, जो ना आए समझ में आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको, हम अगली कक्षा में आपके जो भी सवाल होंगे उसको सॉल्व करने की प्रयत्न करेंगे, ठीक है, आप हमें बता सकते हैं बेझिझक। चलिए आइए देखते हैं अगला। देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? चलिए आइए इनको देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। जैसे पहला लिखा है, पहला नोट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन पर 9.1 गुणे 10 की पावर -31, क्या लिखा है ये? इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? जो मास होता है, मास ऑफ ई, देखो जो मास ऑफ ई होता है एम ई, मास ऑफ ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है बच्चा? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है, 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg। अच्छा मैं ये कहूं कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने इसको किसी अन्य वस्तु से रगड़ा तो इस पे चार्ज आ गया, क्या आ गया? चार्ज।
आप समझ के चलो, यदि इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे वस्तु में चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु में चला गया, तो मैं तुमसे पूछता हूं ये बताओ कि इस पे इसका जो मास होगा, इसके मास पे मतलब द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यदि इसका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु पर चला गया है तो इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो तुम क्या कहोगे, जी सर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने पर इस वस्तु का मास कितना कम हुआ, 9 × 10⁻31 kg। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है तो इसका मास इतना घट गया है। अच्छा, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे मैं इस वस्तु को बिना काटे, बिना छाटे, बिना तोड़े, बिना फोड़े, किसी भी तरीके से इसको क्षति ना पहुंचाए बिना मैं इस वस्तु का द्रव्यमान कम करना चाहता हूं, तो कैसे कम करूं बताओ। तुम बताओ कि मैं इसका वस्तु का द्रव्यमान कम करना चाहता हूं या इसके जैसे कोई दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाना चाहता हूं, तो एक कोई क्या ऐसा तरीका हो सकता है। तो तुम कहोगे हाँ सर अभी तो पढ़े हैं, इसमें चार्ज उत्पन्न कर दो, या तो इसमें से चार्ज पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर दो या निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव उत्पन्न करोगे मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो क्या होगा, इसका मास घटेगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब क्या है, मास घटेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर ऋणावेशित होगा, ये निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका क्या होगा, मास बढ़ेगा, मतलब द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो द्रव्यमान बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इस चीज को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 9 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, देखो इसलिए सामान्य अवस्था की तुलना में वस्तु का द्रव्यमान घटता या बढ़ता है, जस्ट जो अभी बताया हूं। इसलिए जो होता है सामान्य अवस्था की तुलना में जो चार्ज जो होते हैं, आवेशित होते हैं वस्तु, उनका द्रव्यमान घटता या बढ़ता है। ठीक है, चलो पहला नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है एक ही प्रकार की वस्तुओं को रगड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता। देखो उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैसे मैं कह दूं कांच प्लस कांच को लेकर रगड़ो, कांच और कांच को रगड़ोगे, रगड़ने से कुछ ना कुछ तो होना है। हाँ होना है, क्यों होना है, क्योंकि हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। तुमको पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो हमारी जो एनर्जी लग रही है, ये एनर्जी कहाँ गई, कहाँ, ये एनर्जी घर्षण की वजह से उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी, किंतु इसमें कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। क्या होगा, इसमें कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि ये एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, देखो प्लस प्लस या माइनस माइनस प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मैं बताया था आपको, यदि कोई धनावेश और धनावेश है, धनावेश धनावेश को यदि पास ले आओगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को हेट करेंगे। क्या करेंगे, हेट करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को धक्का देंगे। क्या करेंगे, धक्का देंगे। यदि मैं एक प्लस लाऊं एक माइनस लाऊं, क्या लाऊं, एक प्लस लाऊं एक माइनस, मतलब एक धनावेश एक ऋणावेश लाऊं, तो ये एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये कहा जाए लव करेंगे। ठीक है, यदि माइनस माइनस लाऊं तो भी सेम कंडीशन होगी, क्या होगी, ये दोनों को हेट करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस या प्लस प्लस होगा तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्लस माइनस होगा, जिसमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें रही किसकी, आवेश के गुण की। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। देखो आवेश का मात्रक, अब जानते हैं आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है, आवेश का मात्रक यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट क्या होती है, मात्रक। देखो यूनिट क्या बताती है, किसी भी माप का एक मात्रक होता है, कोई भी माप हो, जैसे वजन ले लो, भार ले लो, मतलब लंबाई ले लो, टाइम ले लो, कुछ भी ले लो, इसकी एक मात्रक होती है, यूनिट होती है, इसी से वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आवेश है जो क्यू, क्या है, आवेश क्यू, क्यू का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है,
कूलाम। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। क्या होता है भैया? Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? धारा। क्या है? धारा। अच्छा ये देखो, धारा प्रवाह की दर को, धारा में प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? धारा में प्रवाह की दर को ही आवेश कहते हैं। ठीक है, जो इसमें धारा में प्रवाह हो रही है, धारा की प्रवाह है जो, यही क्या है? आवेश का दर ही क्या नाम है? धारा की प्रवाह होती है। Q बराबर I बराबर Q बाई टी होता है। क्या होता है? I बराबर Q बाई टी होता है। क्या है? देखो, आवेश का दर, ये धारा की प्रवाह होती है, धारा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, यदि मैं Q बराबर 1 कूलाम, क्या रख दूं? Q बराबर 1 कूलाम, I बराबर 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर, किसके बराबर? T बराबर 1 सेकंड। ये किस में चल रहा है? एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में जो होता है वो कूलाम में लिया जाता है आवेश को, एम्पियर में लिया जाता है धारा को, और सेकंड में लिया जाता है टाइम को। ठीक है, तो इसमें देखो Q बराबर क्या निकलेगा? 1C इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ये निकलेगा? ये निकलेगा ना? अब देखो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। देखो, तो 1C इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर सेकेंड आया। तो इससे देखो परिभाषा निकली, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक में, चालक क्या होता है ना जानते हो तो बता दूं। देखो चालक क्या होता है? चालक एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह सुचारू रूप से हो जाता है, मतलब आसानी से प्रवाहित हो जाता है, या कहा जाए करंट आराम से प्रवाहित हो जाता है, मतलब धारा बिल्कुल सरलता से प्रवाहित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? चालक। अभी आगे बताऊंगा चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बताई जाएगी, अभी के लिए जान लो। देखो, तक प्रवाहित होने पर, मतलब 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में गुजरने वाले आवेश का मात्रक, तो उस चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? 1 कूलाम। क्या होती है? 1 कूलाम। तो इससे डिफिनेशन बना सकते हैं किसकी? कूलाम की। कूलाम की डिफिनेशन आए तो क्या लिख सकते हैं? यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक में धारा 1 एम्पियर की 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उसमें जो आवेश की मात्रा होगी वो कितनी होगी? 1 कूलाम होगी। ठीक है, ये बात रही कूलाम मतलब आवेश की मात्रा की। इसको याद कर लेंगे, ये कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, इसको याद रखेंगे बच्चों। आइए आगे देखते हैं क्या। देखो अगला है तुम्हारा वैद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में जस्ट क्या था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार क्या है वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार होता है यदि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये क्या बात हुई? अभी तो आपने कहा था दो वस्तुओं को लिया जाए, उनको तेजी से रगड़ा जाए, रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये बात क्या बता रहा है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि भैया आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो बात उल्टी पड़ गई। नहीं, उल्टी नहीं पड़ी। उल्टी कैसे नहीं पड़ी? मान लो ये दो वस्तु हैं, अभी जस्ट बताया हूं, ये दो वस्तु हैं। अच्छा, इस पे आया मान लो प्लस का चार्ज, क्या आया? प्लस का चार्ज। इस पे आया माइनस का चार्ज। अब हुआ इसमें क्या है कि ऊर्जा जो हमारी लगी है रगड़ने पे, उस ऊर्जा से केवल इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया है, बस, और कुछ नहीं हुआ है। आवेश उत्पन्न होने का मतलब हमारा जो एनर्जी थी, हमारी एनर्जी की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसमें
चला गया है। फिर से जब इनको पास पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फिर से आप अपने आप में क्या होंगे, सेट हो जाएंगे। मतलब ये पूरे दोनों परमाणु क्या होंगे, एक दूसरे के जो अभी तक बिल्कुल न्यूट्रल थे वैसे ही न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है उसमें चार्ज उत्पन्न होता है, लेकिन इस चार्ज को जब दोनों वस्तुओं को पास पास लाया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, यही बता रहा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि नए एनर्जी को, मतलब नए ऊर्जा को, नए आवेश को बनाया नहीं जा सकता। मतलब नए आवेश को बनाया नहीं जा सकता, ना ही पुराने आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये इसका नए की बात हो रही है। ठीक है, चलो आइए आगे देखते हैं। मूल आवेश, आवेश का क्वांटम प्रकृति, आइए इसके बारे में जानते हैं। आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या है, मूल आवेश कहते किसे हैं। देखो, आवेश के बारे में हमने देख लिया है। मूल आवेश का मतलब ये होता है कि आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश का सबसे छोटा मान क्या होता है कि उससे नीचे ना जा सके। देखो जैसे इसमें लिखा है, मूल आवेश का वह छोटा से छोटा मान, मूल आवेश का, मूल आवेश, आवेश का वह, यहाँ पर टेस्ट लगा दो, मूल आवेश, आवेश का वह छोटा से छोटा मान जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश वह, आवेश का वह छोटा से छोटा मान जिसको और विभाजित किया नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसको प्रदर्शित किससे कहते हैं, स्मॉल ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। मतलब जो आवेश होता है इसको ई से ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आवेश को ई से ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ई, 2e, 3e, 4e, ठीक है, अप टू डैश डैश डैश, मतलब ऐसे लिखे जाते हैं, ना कि 1/2e, ना कि 0.7e। ये सब गलत है। ठीक है, ये सब गलत है। क्या है बच्चा, गलत है। ठीक, और ये सही है। पूर्ण आवेश मतलब इसके पूर्ण गुणज ही लिखे जाते हैं। अच्छा देखो, ये ई की बात हो गई। ई का जो छोटा से छोटा मान है ये होता क्या है, ई का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। मतलब 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होती है। किसका मान होता है, ई का मान। ई का मान कितना होता है भैया, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस ही होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस ही। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन बना देता है। प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम दे देगा, माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तो इससे पहले 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से पहले माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर प्रोटॉन के लिए पूछ रहा है तो इसमें प्लस का चिन्ह लगेगा या कोई चिन्ह नहीं लगेगा। अच्छा, अल्फा कण, अल्फा कण के लिए यदि पूछ लिया जाए तो अल्फा कण के लिए मान होता है 2e, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें आवेश होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। 2e इसका मान होता है, मतलब 1.6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अल्फा कण का मान क्या होगा, अल्फा कण देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 16 दूना 32 मतलब 32, 32 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये किसका मान होता है भैया? अल्फा कण का। किसका मान होता है? अल्फा कण का। 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम होती है किसका मान? अल्फा कण का। ठीक है, चलो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, आइए देखते हैं और जानते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण देखो, आवेश को क्या है, जो ये मूल आवेश है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको अगर तोड़ा जाए, क्या किया जाए? तोड़ा जाए, तो ये क्वांटीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटीकरण। देखो इसमें लिखा है आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर Ne को RA मिलिकन। RA मिलिकन एक साइंटिस्ट है, क्या नाम था उनका? RA मिलिकन। ये फॉर्मूला याद रखना, अभी आपको आगे काम देगा। Q बराबर Ne। ठीक है, अभी बताया हो ना कि पूर्ण गुणज के रूप में होता है। E के जो आवेश होता है, E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। N की जगह पे 1 2 3 4 5 6 6 कुछ भी आ सकता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या आ सकती है। ठीक है, अब क्या है देखो, आरए मिल्कन ने प्रयोग द्वारा बताया, क्या बताया था? Q बराबर Ne। क्या बताया था? Q बराबर Ne। किसने बताया था? आरए मिल्कन ने। आधुनिक भौतिकी में ऐसे कणों की खोज की गई जिससे मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश बना है। इनका आवेश है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। वही इलेक्ट्रॉन का क्या? 1.6 माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का क्या है? प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वैसे ही न्यूट्रॉन का 0 है। ठीक है, तो इनका जो आवेश है किससे मिलकर बना है? क्वार्ट्ज से। किससे? क्वार्ट्ज। ये शब्द याद रखना, ये जो बना है इनका आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ये किससे मिलकर बना है? क्वार्ट्ज। किससे? क्वार्ट्ज से। ठीक है, क्वार्ट्ज। अच्छा, क्वार्ट्ज होते कितने प्रकार के हैं? क्वार्ट्ज होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के भैया? 6 प्रकार के। लेकिन अस्थायी रूप से ये क्वार्ट्ज, लेकिन अस्थायी रूप से ये क्वार्ट्ज केवल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। मतलब ज्यादा स्थिर हैं, अस्थायी हैं। क्या है? ज्यादा स्थिर। देखो इसमें लिखा है क्वार्ट्ज 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं, परंतु 2 अधिक अस्थायी हैं। क्या है? 2 अधिक अस्थायी है। पहला क्या है? अब क्वार्ट्ज जिसपे आवेश होता है 2/3 इंटू 2/3 इंटू ई। क्या होता है? 2/3 इंटू ई। उसी प्रकार एक होता है डाउन क्वार्ट्ज। क्या होता है? डाउन क्वार्ट्ज। इसमें क्या होता है? माइनस में 1/3 इंटू ई। अब क्वार्ट्ज का क्या होता है? प्लस में 2/3 इंटू ई होता है। डाउन का क्या होता है? माइनस में 1/3 इंटू ई। ठीक है, इनका ये क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, देखो जब इनको जोड़ा जाएगा तो बनते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश। ठीक है, इसी प्रकार से दिया गया है। तो आज की क्लास यहीं पास समाप्त होती है। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। आज हमने आवेश को पूर्णतः समाप्त कर लिया है। आवेश की कहानी हो गई है खत्म। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये आवेश का काम खत्म हो गया। ये पीडीएफ जो आपकी थी, इस पीडीएफ को डलवा दिया जाएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।